Hello students, welcome back to Magnet Brains. I am Lisha Thakur, your English educator, and आज की वीडियो में हम How I Taught My Grandmother चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं। ओके, हमने पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख ली है 2 पार्ट्स में। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर की एक बार समरी भी देख ली, पूरा समराइज कर दिया इसको। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से अब आ गया है। तो हम आज करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल हमारे MCQs से, which is the grandmother could relate to the central character of the story काशी यात्रे as। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो काशी यात्रे नॉवेल है, काशी यात्रे की जो स्टोरी आती थी, जो ग्रैंड मदर हैं वो उससे रिलेट कैसे कर पाती थी, वो अपने आप को उसमें ढूंढती थी क्या, क्यों रिलेट कर पाती थी। तो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन कि बोथ वर ओल्ड एंड अनएजुकेटेड। जो काशी यात्रा में जो लेडी थी वो ओल्ड थी और अनएजुकेटेड थी, इसलिए रिलेट करते थे क्या कि वो उनको भी पढ़ना लिखना नहीं आता था। बोथ हैड ग्रैंड डॉटर्स हु रेड टू देम। दोनों की क्या ग्रैंड डॉटर्स थी, पोतियां थी जो उनको कहानियां पढ़ के सुनाती थी। बोथ हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू विजिट काशी। दोनों का बहुत ज़्यादा मन था काशी जाने का, काशी यात्रा पे जाने का। या फिर बोथ वर डिटर्मिनेंट टू लर्न हाउ टू रीड, या फिर दोनों का बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन था, बहुत ज़्यादा मन था, बहुत ज़्यादा उनको फीलिंग थी अंदर से कि मुझे पढ़ना लिखना सीखना है, एजुकेटेड होना है। तो इसमें से क्या आंसर है, हमको पता है कि दोनों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडमेंट डिज़ायर था काशी जाने का। तो दैट बिकम्स आवर आंसर। ओके, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। सही आया आपको आंसर? देखो पूरी कहानी हमने पढ़ी है डिटेल में, आई होप सही आप भी जवाब दे रहे होगे साथ साथ में। Why did the women at the temple discuss the latest episode of काशी यात्रे? पूछ रहे हैं कि हर बार काशी यात्रा की जब आती थी नॉवेल, उसका जो पार्ट आता था जो कर्मवीरा मैगजीन में, तो सारे के सारे लोग जो हैं वो टेम्पल के बाहर बैठ के उसको डिस्कस करते थे कि आज स्टोरी में क्या हुआ, तो वो ऐसा क्यों करते थे। फर्स्ट ऑप्शन है टू पास देयर टाइम, टाइम पास करने के लिए करते थे, बिल्कुल गलत जवाब है। देन द राइटर त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर। तो ये बात सही है कि वो बहुत पॉपुलर राइटर थी, लेकिन हम देखते हैं इससे बेटर कोई आंसर है क्या। दे कुड रिलेट विद द प्रोटैगनिस्ट ऑफ काशी यात्रे। प्रोटैगनिस्ट यानी कि जो मेन कैरेक्टर है कहानी का ऑफ काशी यात्रा में जो मेन कैरेक्टर थी वो उससे अपने आप को रिलेट कर पाते थे, मतलब वो अपनी झलक कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर में देखते थे। तो ये बिल्कुल ज़्यादा सही आंसर है। या फिर वुमेन हैव अ हैबिट ऑफ डिस्कसिंग स्टोरीज, ये भी गलत बात है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये कोई रीज़न नहीं हुआ। सही रीज़न है कि वो अपने आप को रिलेट कर पाते थे कहानी की जो प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर थी उनसे। नेक्स्ट देखते हैं, सही सही आंसर करते जाना आप भी साथ साथ में कमेंट्स में। द ग्रैंड डॉटर फाउंड हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स ऑन हर रिटर्न एज। जब जो ग्रैंड डॉटर हैं वो शादी से वापस आई, जो पोती हैं, जब वो आई तो उन्होंने अपनी दादी को रोते हुए देखा। तो आप पूछ रहे हैं कि क्यों वो रो रही थी। फर्स्ट, द ग्रैंड मदर हैड बीन अनएबल टू रीड द स्टोरी काशी यात्रे ऑन हर ओन, क्योंकि वो कहानी काशी यात्रे की खुद से नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। द ग्रैंड मदर हैड फेल्ट लोनली। सुधा चली गई थी दूसरे गांव में, तो जो दादी हैं उनको बहुत अकेलापन फील हो रहा था। द ग्रैंड डॉटर वॉन्टेड टू अकम्पनी हर ग्रैंड डॉटर। तो जो बोल रहे हैं कि दादी जो है वो साथ में जाना चाहती थी अपनी ग्रैंड डॉटर की शादी अटेंड करने। एंड शी वॉज सैड दैट शी कुड नॉट विजिट काशी। वो इसलिए रो रही थी क्या कि वो काशी नहीं जा पाई? नहीं, फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है कि वो काशी यात्रा खुद से नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि वो अनएजुकेटेड हैं, इस बात से उनको रोना आ रहा था। तो दैट बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। Why did the grandmother touch her granddaughter's feet? जो दादी हैं उन्होंने अपनी पोती की जो पैर हैं वो क्यों छुए, क्या रीज़न है? She did as a mark for respect for her teacher. उनकी जो पोती है उन्होंने उनको बुक पढ़ना सिखाई थी, कन्नड़ा अल्फ़ाबेट पूरा सिखाया था, तो वो उनकी क्या हो गई, टीचर। तो वो अपनी टीचर की रिस्पेक्ट के लिए उनके पैर छू रही थी। या फिर इट वॉज अ कस्टम इन देयर फैमिली, उनकी फैमिली में ऐसा कोई कस्टम होगा क्या कि ग्रैंड डॉटर के पैर छुए जाएंगे, पोती के पैर छुए जाएंगे? नहीं था ऐसा कुछ। तो
गर्ल्स शुड बी रिस्पेक्टेड, बट उसके लिए वो पैर नहीं छुएंगी उसके, ठीक है। शी हैड रेड द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे टू हर, और वो क्यों छू रही थी पैर, कि उसने काशी यात्रे जो स्टोरी है वो दादी को पढ़ के सुनाई थी। करेक्ट आंसर हमारा है क्योंकि उसने, ग्रैंड डॉटर ने अपनी दादी को पढ़ना लिखना सिखाया था, उनकी वो टीचर थी, तो इसलिए एज अ टीचर मार्क ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने उनके पैर छुए, तो दैट बिकम्स द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल्ड। बोल रही है जो ऑथर हैं कि मैंने बचपने में आके दादी का मजाक उड़ा दिया था, हंस दी थी मैं उनके ऊपर, लेकिन दादी ने क्या किया, वो सिर्फ स्माइल करती रही, उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। The smile of the grandmother explains that she understood that her granddaughter, तो अब पूछ रहे हैं कि even though उसका मजाक उड़ाया granddaughter ने, तभी भी दादी को बुरा नहीं लगा। क्यों बुरा नहीं लगा? Because first option, she was determined to teach her, वो उसको कुछ सिखाना चाहती थी। Might be too immature to understand her pain, कि दादी समझती थी ये बात कि वो बच्ची है 12 साल की, तो वो अभी बहुत इमेच्योर है, उसको ये सब पेन वगैरह अभी समझ नहीं आएगा इस एज में। या फिर वुड रिडिक्यूल हर लेटर, या फिर दादी की कोई ऐसी प्लानिंग थी कि वो बाद में अपनी पोती का मजाक उड़ाएंगी, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। और शी कुड बी कंटेम्पलेटिंग, या फिर मतलब वो सोच रही थी तो वो कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे पाई। कंटेम्पलेट मतलब कंटेम्पलेट करना मतलब सोचना बहुत ज़्यादा, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, वो सोच तो नहीं रही थी, वो तो तुरंत जवाब दे सकती थी, लेकिन उन्होंने इसलिए जवाब नहीं दिया क्योंकि वो जानती थी कि सुधा भी बच्ची है और वो बहुत इमेच्योर है। तो हमारा आंसर है 2 करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। Those days, the transport system was not very good, so we used to get the morning papers only in the afternoon. What can you infer from this? मतलब क्या हुआ इस बात का कि उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफ़ी वीक सा था, तो जो मैगजीन्स थी, न्यूज़पेपर्स थी, वो लेट आती थी, मतलब सुबह आने वाली चीज़ आफ्टरनून में आती थी। तो इससे हमको क्या पता चलता है? फर्स्ट ऑप्शन है कि द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, स्पेशली द बस सर्विस, वॉज रनिंग एट अ लॉस। मतलब लॉस मतलब घाटे में, उनका बिजनेस घाटे में चल रहा था। ऐसी तो कोई बात हमको चैप्टर में नहीं बताई गई है। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्पेशली द बस सर्विस वॉज नॉट फुली फंक्शनल इन रूरल एरियाज। मतलब रूरल एरियाज यानी कि गाँव के एरिया में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि पूरा फंक्शनल नहीं था वो रोड्स और पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो ये रीज़न था। The transport system had stopped services in village. पूरी तरीके से स्टॉप ही कर दी थी उनने सर्विसेज, विलेज के अंदर बंद कर दी थी सर्विस। क्या ऐसा हुआ था? नहीं। The transport system failed to introduce the bus service in rural areas. उन्होंने कभी बसेस चालू ही नहीं करी रूरल एरियाज में। मतलब इस पॉइंट का क्या मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था ही नहीं पहले के टाइम पे जो रूरल एरियाज हैं उसमें, तो ऐसा भी नहीं है। सही आंसर हमारा क्या है कि इट वॉज नॉट फुल्ली फंक्शनल, मतलब वो था तो सही बट फुल्ली फंक्शनल, प्रॉपरली फंक्शनल वर्किंग नहीं था, तो हमारा आंसर 2 हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसके भी MCQs ही होंगे बट एक्सट्रैक्ट को पढ़ के होंगे, तो एक बार पढ़िए ये एक्सट्रैक्ट। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन बट आई न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल। मैंने बहुत बार किताब के ऊपर हाथ फेरा, कोशिश करी कि काश मुझे समझ में आ जाए कि लिखा क्या है इसमें, बट उनको अंदर से तो पता था कि अगर उनको पढ़ना नहीं आता है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, काश बस मैं इतनी एजुकेटेड होती कि मुझे पढ़ना आ जाता ये चीज़। I waited eagerly for you to return। वो बोल रही है, सुधा से ये बात कह रही है ना दादी, तो वो बोलती हैं कि मैं बहुत कोशिश कर रही थी, बहुत वेट कर रही थी तुम्हारा कि तुम जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ। I felt you would come early and read for me। मैं चाहती थी, मैं फील कर रही थी कि तुम जल्दी से वापस आ जाती और मुझे कहानी में आगे क्या हुआ वो पढ़ के सुना देती। I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed। Embarrassed का मतलब क्या होता है? शर्म आना। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं किसी और से बोलूं इस विलेज के अंदर ही कि आप ना मुझे प्लीज़ पढ़ के सुना दो ये कहानी,
क्यों शर्म आ रही थी? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत डिपेंडेंट हूँ। शी फेल्ट वेरी डिपेंडेंट, कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं खुद से ये चीज़ नहीं कर पा रही हूँ। एंड हेल्पलेस, बताया ना, हेल्पलेस फील कर रही थी। वो फुल कोशिश कर रही थी, इवन हाथ भी फेर रही थी किताब के ऊपर समझने के लिए कि क्या लिखा है, बट वो बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कहानी में क्या लिखा है, एंड वो किसी से हेल्प भी नहीं मांग पा रही थी। वी आर वेल ऑफ, क्या बोलती हैं वो सुधा को कि वी आर वेल ऑफ। वेल ऑफ मतलब यहाँ पे कि हम अच्छे से रह रहे हैं, पैसे वैसे वाइज, फाइनेंशियली हम सब अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन बट वॉट यूज इज मनी when I cannot be independent? उस पैसे का क्या काम, उस वेल ऑफ रहने का क्या मतलब रहा अगर मैं डिपेंडेंट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं खुद से पढ़ नहीं सकती, तो इस सब पैसों का क्या मतलब रहा। ये हमारा एक्सट्रैक्ट था। अब इसके बेस पे हमारे MCQs हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट समझ में आ गया, हमने स्टोरी में भी पहले अच्छे से डिटेल में इसको समझा है। क्या क्वेश्चन है? व्हाट मेड द ग्रैंड मदर फील इनएडिक्वेट? मतलब इनएडिक्वेट मतलब पूरा नहीं फील कर रही थी, वो फील कर रही थी कुछ अधूरा है, मैं इनकम्प्लीट हूँ, वो ऐसा फील कर रही थी। तो क्यों वो ऐसा फील कर रही थी? शी वॉज अनेबल टू रीड द स्टोरी, वो इसलिए फील कर रही थी ऐसा क्योंकि उनको कहानी पढ़ना नहीं आ रही थी। शी वॉज अनेबल टू स्टे अटेंटिव, अटेंटिव क्योंकि वो मतलब ध्यान नहीं दे पा रही थी किसी चीज़ पे। शी वॉज अनेबल टू बाय द मैगजीन, पैसे वैसे की कमी तो नहीं थी, फाइनेंशियली उन्होंने कहा हम वेल ऑफ हैं, तो वो ऐसा कुछ सिचुएशन है क्या कि वो खरीद नहीं पा रही थी मैगजीन। या फिर शी वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी, मतलब वो स्टोरी को समझ नहीं पा रही थी। तो सही आंसर हमारा क्या है कि वो रीड नहीं कर पा रही थी स्टोरी को क्योंकि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द रेलेवेंट ऑप्शन दैट बेस्ट सपोर्ट्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। क्या है कॉन्टेक्स्ट इस सिचुएशन का, सेटअप क्या है? द ग्रैंड मदर वॉज इलेटेड टू गेट द मैगजीन, वो मैगजीन को लेना चाहती थी, खरीदना चाहती थी, ऐसा तो नहीं है। ग्रैंड मदर वॉज एम्बैरेस्ड टू आस्क फॉर हेल्प, ग्रैंड मदर को शर्म आ रही थी, शी वॉज एम्बैरेस्ड किसी से भी इस चीज़ के लिए हेल्प मांगने के लिए कि आप मुझे पढ़ के सुना दो कहानी। ग्रैंड मदर वॉज ईगरली वेटेड फॉर द ग्रैंड डॉटर्स अराइवल, ग्रैंड मदर बहुत चाव से, बहुत मतलब एकदम ऐसे एक्साइटमेंट से वेट कर रही थी कि सुधा यानी कि उनकी ग्रैंड डॉटर वापस आ जाए उनके घर पे। या फिर द ग्रैंड मदर लव्ड गेजिंग एट द पिक्चर्स फ्रॉम द स्टोरी, या फिर ग्रैंड मदर को जो कहानी होती थी उसमें जो साइड में पिक्चर्स बनी रहती है ना, वो देखना बहुत पसंद था। तो अब इसमें कॉन्टेक्स्ट से हमने जो अभी अभी पैसेज देखा उससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं? दो चीज़ें हैं। पहली तो कि ग्रैंड मदर वॉज एम्बैरेस्ड टू आस्क फॉर हेल्प, उन्हें शर्म आ रही थी हेल्प मांगने के लिए, और दूसरा कि ग्रैंड मदर ईगरली वेटेड कि उनकी जो ग्रैंड डॉटर है वो वापस आ जाए। तो क्या है हमारा 2 और 3? तो ओनली 2 और 3 हमारा ये जो सेकेंड नंबर पे ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट ट्रैक्स द प्रोग्रेशन ऑफ इमोशंस एक्सपीरियंस्ड बाय द ग्रैंड मदर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। हमने जो एक्सट्रैक्ट अभी पढ़ा इसमें जो दादी हैं उनके इमोशंस कैसे थे? तो क्या वो रीअश्योर थे, फिर इंक्विजिटिव मतलब सोच रही थी वो, फिर वो थैंकफुल थी? थैंकफुल तो वो थी ही नहीं अभी इस एक्सट्रैक्ट में किसी के लिए, वो तो बहुत बुरा फील कर रही थी। एंड अनसर्टन, तो ये गलत है हमारा। नेक्स्ट है सरप्राइज्ड, सरप्राइज तो वो हुई नहीं इस पैराग्राफ में कहीं पे भी, कहाँ था सरप्राइज इसमें? ग्रेटफुल, अगेन थैंकफुल, शी वॉज नॉट फीलिंग थैंकफुल इस पैराग्राफ में। इस पैराग्राफ में वो पूरे टाइम बुरा फील कर रही थी, तो वो थैंकफुल, ग्रेटफुल, एक्साइटेड नहीं फील कर रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं यर्निंग। यर्निंग मतलब वो चाहती थी जानना कि स्टोरी में क्या हुआ, तो ये तो सही है। फिर उसके बाद क्या होता है? अनसर्टन रहती हैं वो कि स्टोरी में क्या हुआ होगा, मुझे जानना है। और फिर वो सैड फील करती हैं, क्यों? क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता है, प्लस वो एम्बैरेस फील करती हैं कि किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकते, प्लस सुधा भी नहीं होती है उनके आसपास जो उनको सुना दे कहानी में क्या हुआ। तो वो बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड यानी कि सैड, बुरा फील कर रही थी कि अरे मैं तो इंडिपेंडेंट ही नहीं हूँ। और हेल्पलेस
फील कर रही थी कि वो किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकती हैं क्योंकि उनको शर्म आ रही है, तो वो पढ़ भी नहीं पा रही है कहानी को, तो वो ये सारे इमोशंस फील कर रही थी। ये हमारा करेक्ट आंसर है। और वो परप्लेक्स्ड, अनसर्टन, पैनिक स्ट्रिगन और अप्रिशिएटिव भी नहीं फील कर रही थी, क्योंकि इसमें अगेन अप्रिशिएटिव आ गया, इसमें ग्रेटफुल आ गया, इसमें थैंकफुल आ गया। तो अभी के उसमें वो कोई भी पॉजिटिव इमोशंस फील नहीं कर रही थी, वो बुरा बुरा फील कर रही थी। तो दैट इज वाई थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। आगे देखते हैं। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ ए टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। तो कौन है शी हमारे इसमें? ग्रैंड मदर। ये पैराग्राफ बोल रही हैं ग्रैंड मदर कि आई एम टचिंग द फीट ऑफ माई टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर, a teacher who taught me so well with so much affection so that I can read any novel confidently in such a short period. इतने कम टाइम में मैं पढ़ना लिखना सीख पाई, कोई नॉवल भी अब मैं पढ़ सकती हूँ क्योंकि मेरी टीचर इतनी प्यारी और अच्छी है। Now I am independent. अब मुझे इंडिपेंडेंट भी बना दिया है उस टीचर ने। It is my duty to respect a teacher. मेरी ड्यूटी है किसी भी टीचर को रिस्पेक्ट करना। Is it not written in our scriptures that the teacher should be respected irrespective of the gender and age? टीचर का कोई भी जेंडर हो, कोई भी एज हो, हमें हमेशा टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बात हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है। I did return my namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student. अब क्या है रिटर्न का मतलब? रिटर्न क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट से जस्ट पहले क्या हुआ था, दादी ने पैर छुए थे अपनी ग्रैंड डॉटर के। तो वो एक्सप्लेन करती हैं कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के नहीं पैर छू रही हूँ, मैं अपनी टीचर के पैर छू रही हूँ। तो सुधा क्या करती हैं बदले में? वो भी अपनी ग्रैंड मदर के पैर छूती हैं। एंड gave my gift to my first student. फर्स्ट स्टूडेंट कौन है इसमें? अगेन दादी हैं, क्योंकि सुधा की पहली स्टूडेंट दादी होती हैं। She opened it and read the title काशी यात्रे by त्रिवेणी and the publisher's name immediately. तुरंत जैसे ही वो गिफ्ट खोलती हैं, वो क्या करती हैं? सबसे पहली चीज कि वो काशी यात्रे जो टाइटल है नॉवेल का वो पढ़ती हैं, एंड साथ ही साथ में त्रिवेणी जो राइटर हैं और जो पब्लिशर का नाम वहाँ लिखा होता है, वो सब चीज़ें दादी जो हैं वो तुरंत पढ़ लेती हैं। आई न्यू दैट देन that my student had passed with flying colors. Flying colors again मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से, एक्सीलेंटली जो मेरी स्टूडेंट है वो पास हो गई है। ओके, तो ये हमारा जो पूरा एक्सट्रैक्ट था, स्टोरी में भी हमने देखा था, अगेन मैंने आपको समझा दिया। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देखते हैं। Choose the option that lists the most likely response to I am touching the feet of a teacher. जब दादी ने कहा ग्रैंड डॉटर को, सुधा को, कि आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, तो सुधा का इस बात पे क्या रिएक्शन हुआ होगा? सुधा को क्या शर्म आ गई होगी? शी वॉज फीलिंग शाय, या फिर गेट एंग्शियस? सुधा एकदम ऐसे टेंशन में वरीड हो गई, एंग्शियस हो गई, ऐसा हुआ होगा क्या? या फिर शी फेल्ट ओवरवेल्म्ड? ओवरवेल्म्ड मतलब एकदम से खूब सारे इमोशंस आ जाना। तो ये वाली चीज़ बिल्कुल सही है। एंड गेट अपसेट, अपसेट क्यों होगी सुधा इस बात पे? बिल्कुल नहीं अपसेट होगी वो। ठीक है, तो आंसर क्या है सही? ओवरवेल्म्ड मतलब एक साथ खूब सारी फीलिंग्स आना, एकदम ऐसे प्रोसेस ही नहीं कर पाए इंसान, तो ऐसा हुआ होगा सुधा के साथ, तो ये उसका रिएक्शन हुआ होगा। तो दैट मेक्स 3 आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज। एक टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए हमको, उसका जो भी जेंडर हो चाहे जो भी एज हो। सेलेक्ट द कोड दैट सजेस्ट अ रीजन फॉर दिस सेंटिमेंट। अब हमको ये 4 कोड्स दिए हैं, हमको इसमें से बताना है कि सही कौन सा है जो फीलिंग हमको इस सेंटेंस को पढ़ के आ रही है। एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन। मतलब अगर हम सिर्फ दिमाग को एजुकेशन दें, जो ऐसे लोग बोलते हैं जनरली कि सिर्फ विदाउट इमोशंस अगर टीचिंग्स हैं तो वो ट्रेनिंग हो गई। मतलब लाइक हम किसी एनिमल को भी ट्रेन कर सकते हैं, हम किसी छोटे से बच्चे को भी कुछ भी सिखा सकते हैं,
रटा सकते हैं, बट अगर हमने उसको वो चीज़ समझाई नहीं, उसके दिमाग में, उसके दिल में कुछ इमोशंस नहीं इवोक हुए, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट एजुकेशन। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अ टीचर एम्स टू गिव इक्वल अटेंशन टू ऑल द स्टूडेंट्स। एक टीचर सभी स्टूडेंट्स को सही से इक्वल अटेंशन देने की कोशिश करती है। अ टीचर एलिवेट्स द माइंड एंड गिव्स एनर्जी टू द कैरेक्टर। टीचर जो है वो स्टूडेंट्स का माइंड एलिवेट करती हैं, उनका थिंकिंग कैपेबिलिटीज बढ़ाती हैं। टीचिंग इज अ प्रोफेशन दैट टीचर्स ऑल अदर प्रोफेशंस। एंड टीचिंग जो एक है प्रोफेशन, वो ऐसा प्रोफेशन है जो बाकी सारे के सारे प्रोफेशंस को एजुकेट करता है। तो सारी की सारी बातें इसमें हैं तो सही, लेकिन जो हमारा ये एक्सट्रैक्ट है कि अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज, इससे सबसे ज़्यादा वाइब इसकी किस सेंटेंस से मैच होती है, सबसे ज़्यादा सेंटिमेंट इस सेंटेंस का किस सेंटेंस से मैच होता है, हमारे फर्स्ट सेंटेंस से, क्योंकि अगेन बात है यहाँ पे माइंड की भी एंड हार्ट की भी, कि हमको हार्ट को भी एजुकेट करना है और माइंड को भी एजुकेट करना है। ठीक है, दिस बिकम्स अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। सिलेक्ट द सेंटेंस दैट बेस्ट ब्रिंग्स out the meaning of confidently as used in this extract। confidently का क्या मतलब होता है, ये sentences में से कौन से sentence में बिल्कुल सही तरीके से यूज है। Some of the information was confidently misleading। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, अब ये देखो, ये जो सेंटेंसेस हैं ये अपने आप में कोई स्टोरी के सेंटेंसेस नहीं हैं, ना ही मतलब इनको साथ में मिलके कोई मीनिंग बनाना है। हमसे बस पूछा गया है जो कॉन्फिडेंटली वर्ड है ना, वो कौन से सेंटेंस में सही तरीके से यूज़ किया गया है। तो सम ऑफ द इंफॉर्मेशन वॉज कॉन्फिडेंटली मिसलीडिंग, गलत इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंटली दी गई थी। The report asserts confidently that the world economy will boost from the market collapse। जो रिपोर्ट है वो कॉन्फिडेंटली बताती है कि the world economy will boost from the market collapse। मार्केट जब गिर जाएगा तो वर्ल्ड इकोनॉमी बढ़ जाएगी, ये कॉन्फिडेंटली रिपोर्ट बता रही है। The present memoir is confidently a tribute to ability and character। जो मेमोर लिखा गया है, जो पैराग्राफ है या जो भी मेमोर लिखा है, इट इज़ कॉन्फिडेंटली और ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट क्या होता है, किसी चीज़ को किसी इंसान को डेडिकेट करना, ओके, कि मतलब ये इनकी वजह से पॉसिबल है। टू हिज एबिलिटी एंड कैरेक्टर, उनकी जो स्ट्रेंथ है और उनका जो कैरेक्टर है, मतलब उनकी पर्सनैलिटी, उनका बर्ताव, तो उससे उसको कॉन्फिडेंटली रिलेट किया गया है। या फिर द पैंडेमिक हैज़ कॉन्फिडेंटली ब्रॉट डाउन द मार्केट, या फिर पैंडेमिक जब हुआ था, कोविड-19 हुआ था, तो उससे जो मार्केट है वो कॉन्फिडेंटली, ठीक है, नीचे आ गया। अब कॉन्फिडेंस का हमको मतलब पता है, किसी चीज़ को बिल्कुल खुल के करना, बिल्कुल बिना कोई डाउट के करना, ठीक है। तो इस सेंटेंस में जो है रिपोर्ट असर्ट्स कॉन्फिडेंटली, दिस इज द राइट मीनिंग। क्यों? क्योंकि कोई रिपोर्ट है जो फैक्ट्स के बेसिस पे बनाई हुई होगी, नंबर्स के बेसिस पे बनाई हुई होगी, और उससे बताया जा रहा है कि जो इकोनॉमी है वो अच्छी होगी या बुरी होगी, या जो भी स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं उस हिसाब से दिस सेंटेंस इज करेक्ट, क्योंकि असर्ट्स कॉन्फिडेंटली। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसका चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं था इन सेंटेंसेस का, जस्ट हमको बताना था जो वर्ड है कॉन्फिडेंटली वो सही किस सेंटेंस में फिट हो रहा है। Which of the following given options stands closest in the meaning to flying colors? जो flying colors हमारे चैप्टर की लास्ट लाइन में था ना वर्ड कि द ग्रैंडमदर पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, तो उसका मतलब क्या है? फ्लाइंग कलर्स मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से वो पास हो गई थी, तो इसका रिस्की तो मतलब नहीं है। करेजियस अगेन नहीं है, करेजियस मतलब उससे बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग बन के, एकदम बिना निडर होके। एंड प्रॉफिटेबल मतलब पैसों में प्रॉफिट हुआ, उससे रिलेटेड है क्या, या फिर सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल इज़ द करेक्ट आंसर हमारा, कि बिल्कुल अच्छी तरीके से वो पास हो गई, यानी वो सक्सेसफुल हो गई। फ्लाइंग कलर्स का ये मतलब है।
आगे हम देखते हैं ब्रीफली वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स जो शॉर्ट फॉर्म में। अभी तक हमने खूब सारे MCQs देखे, अब हम शॉर्ट फॉर्म आंसर्स करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, जो पूछ रहा है कि व्हाई डिड द ग्रैंड मदर डिपेंड ऑन हर ग्रैंड डॉटर टू नो द स्टोरी। जो दादी थी वो अपनी पोती पे क्यों डिपेंडेंट थी स्टोरी की कहानी जानने के लिए। तो इसका आंसर है कि द ग्रैंड मदर वॉज डिपेंडेंट ऑन हर ग्रैंड डॉटर टू नो द स्टोरी बिकॉज शी वॉज इलिटरेट। मतलब वो कभी स्कूल नहीं गई थी, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो शी वॉज इलिटरेट एंड कुड नॉट रीड कर्मवीरा मैगजीन। कर्मवीरा मैगजीन के अंदर स्टोरी आती थी और वो उसको नहीं पढ़ पाती थी खुद से ऑन हर ओन। शी वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन द सीरियलाइज स्टोरी काशी यात्री। सीरियलाइज मतलब पार्ट बाय पार्ट वो स्टोरी आती थी, हर हफ्ते हर न्यू एडिशन में मैगजीन की थोड़ा थोड़ा स्टोरी का पार्ट आता था और वो चाहती थी कि जो उनकी ग्रैंड डॉटर है वो उनको पढ़ के सुनाए, क्योंकि वो खुद इलिटरेट थी, उनको पढ़ना नहीं आता था। सो शी रिलाइड ऑन अ ग्रैंड डॉटर। हमेशा वो अपनी ग्रैंड डॉटर को हर हफ्ते बोलती थी टू रीड इट अलाउड फॉर हर एवरी वीक। उसको बोलती थी कि तुम मुझे पढ़ के कहानी सुनाओ। तो दैट्स व्हाई शी वॉज डिपेंडेंट ऑन हर ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट देखते हैं, पिक आउट 2 sentences showing that the grandmother was desperate to know what happened next in the story। हमको 2 ऐसे सेंटेंसेस बताने हैं कि ग्रैंड मदर क्यों जानना चाहती थी, कि मतलब हमको बताना है कि ग्रैंड मदर जानना चाहती थी कि स्टोरी में आगे क्या हुआ, तो वो बहुत एक्साइटेड थी इस बात के लिए। उसके लिए हमको 2 सेंटेंसेस बताने हैं जो ऐसा शो करते हैं। अब हमने कहानी पूरी पढ़ी है तो आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनसे हमको ये बात पता चलती है, बट हमको सिर्फ 2 बताने हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं। The following 2 sentences show the grandmother's desperation to know what had happened next in काशी यात्रा। सबसे पहला है, ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क। जब वो कहानी सुनती थी काशी यात्रा की, शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, अपना सारा काम धाम वो भूल जाती थी, एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन। सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान के साथ वो कहानी को सुनती थी। तो ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज वन ऑफ the most interested in knowing what happened next in the story। क्या बोल रही हैं यहाँ पे ऑथर कि more than anybody else, किसी भी और से ज़्यादा जो दादी हैं, she was इंटरेस्टेड, मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग कि स्टोरी में आगे हुआ क्या है। उनको जानना रहता था कि स्टोरी में आगे क्या हुआ है। तो ये सेंटेंस हमको एग्जैक्टली बता रहा है कि जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड और एक्साइटेड रहती थी जानने के लिए कि काशी यात्रा में क्या हुआ है। अब देखिए, ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, आप और भी कोई भी सेंटेंसेस स्टोरी में से ले सकते हैं। जैसे कि वो सेंटेंस जब वो बोलती हैं कि मेरा बहुत मन कर रहा था कि तुम जल्दी से वापस आ जाती एंड यू वुड रीड द स्टोरी टू मी, कि वो जल्दी से चाहती थी कि सुधा शादी से वापस आके उनको कहानी सुनाए। या फिर वो बोल रही थी कि आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस, मतलब उनको इतना उत्सुकता थी, इतनी वो इंटरेस्टेड थी स्टोरी में क्या हुआ जानने के लिए कि वो अपने हाथ फेर रही थी किताब के ऊपर ताकि वो समझ सकें कि बुक में क्या लिखा है। तो आप अपने हिसाब से जो आपको सेंटेंसेस सही लगे आप 2 सेंटेंसेस ले सकते हैं। बहुत सारे इस टाइप के हमारे स्टोरी के अंदर एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नेक्स्ट, could the grandmother succeed in accomplishing her desire to read? क्या स्टोरी के एंड तक जो दादी हैं वो अपना जो उनका डिज़ायर था कि मुझे पढ़ना सीखना है, क्या वो उसको अचीव कर लेती हैं? तो हम जानते हैं आंसर इज यस, वो अचीव कर लेती हैं। Yes, the grandmother succeeded in accomplishing her desire to read. She was determined to learn. वो बहुत ज़्यादा determined थी, बहुत मेहनत से उन्होंने सीखा। And with the help of her granddaughter, अपनी पोती की हेल्प से she practiced reading the Kannada alphabet every day. क्या किया उन्होंने? हर एक दिन रीड किया, रिपीट किया, रिसाइट किया, हर एक तरीके से प्रैक्टिस करी ताकि वो जो कन्नड़ा अल्फ़ाबेट है वो सीख जाए। She set a goal to read कर्मवीरा independently before दशहरा। उन्होंने गोल क्या सेट किया कि कर्मवीरा जो मैगजीन है
वो मैं पूरी रीड कर पाऊंगी खुद से इंडिपेंडेंटली, बिना किसी और की हेल्प के। कब तक? बाय दशहरा, बिफोर दशहरा। ठीक है, दशहरा के अंदर सरस्वती पूजा का डे उनने डेडलाइन सेट करी थी। इससे हमको पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा डिटर्मिन्ड थी, कि हम बस ऐसे बोल नहीं रहे हैं लाइक कि मैं पढ़ूंगा या मैं पढ़ूंगी, जैसे हम गोल सेट करते हैं। हम गोल को डेडलाइन दे रहे हैं कि आज मान लो आपने कहा कि मैं 2 घंटे पढ़ाई करूंगी, तो वो आपने डेडलाइन दी। ऐसे ही दादी ने भी डेडलाइन दी अपने आप को कि दशहरा तक मैं सीख जाऊंगी पढ़ना। एंड वर्कड हार्ड टू अचीव इट। उनने कैसे मेहनत करी? बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत हार्ड मेहनत करी। Her perseverance and dedication helped her fulfill her lifelong wish of becoming literate. तो उनका जो पूरा perseverance था, perseverance मतलब लगे रहना किसी चीज़ पे, कोई मुश्किल आए तो छोड़ नहीं देते हैं चीज़ों को, we continue, हम अपना full effort देते हैं। and dedication, उनने दिखाया, अपना full effort दिया, जिसके कारण वो literate बन गई, यानी कि वो अब पढ़ी लिखी educated बन जाती हैं। तो ये हमारा आंसर था। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स आर रेलिवेंट टू द कैरेक्टर ऑफ नरेटर्स ग्रैंडमदर। आप देखो, मुझे बताओ कि क्या ग्रैंडमदर का कैरेक्टर कैसा था? क्या वो डिटर्मिन्ड थी? जी हाँ, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा एंड स्टोरी में भी हमने देखा कितनी ज़्यादा वो डिटर्मिन्ड थी। उनका मन था कि मैं पढ़ना सीख के रहूँगी, तो डिटर्मिन्ड इज़ द करेक्ट थिंग। सेल्फिश थी क्या दादी? कहीं से कहीं तक आपको लगा पूरी स्टोरी हमने पढ़ी कोई भी सेंटेंस में कि दादी सेल्फिश थी? सेल्फिश मतलब अपने बारे में सोचती थी सिर्फ? ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो तो उल्टा सब बच्चों का, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का, सबका ध्यान रखती थी। बोलती हैं कि मुझे तुम लोग को खाना खिलाने में और तुम लोग का ध्यान रखने में बहुत अच्छा लगता है। तो वो सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं थी, उल्टा दादी सेल्फलेस थी। देन इमोशनल, हाँ इमोशनल वो थी, रोई भी वो कहानी में, टीयर्स भी आए उनकी आंखों में। एंड इमोशंस के थ्रू ही पावर आती है। देखो, इमोशंस का मतलब ही होता है एनर्जी इन मोशन। ठीक है, इमोशंस हमको बहुत एनर्जी देते हैं एंड उसी इमोशंस के थ्रू दादी ने पढ़ना लिखना सीखा, क्योंकि उनके अंदर तभी डिटर्मिनेशन और एक्साइटमेंट आई पढ़ने के लिए। तो दिस इज अगेन करेक्ट। एंड मीन, अगेन नेगेटिव सा ट्रेट है एक। मीन मतलब बहुत ज़्यादा बुरा इंसान, या मतलब ऐसे जो अच्छा इंसान नहीं है, ओके, हु डजंट केयर अबाउट अदर पीपल। तो दादी मीन भी बिल्कुल नहीं थी, बहुत अच्छी थी दादी। तो अब इसके ये हमने देखा कि डिटर्मिन्ड थी दादी और साथ ही साथ इमोशनल थी, तो इसके रीजंस क्या क्या हो सकते? तो जैसे कि मैंने आपको रीजंस अभी समझाए, हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे आंसर में किस तरीके से लिखना है। डिटर्मिन्ड थी दादी, ये बात हमको पता है। द ग्रैंडमदर वाज हाईली डिटर्मिन्ड डिस्पाइट हर ओल्ड एज एंड लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन यानी कि स्कूल वगैरह वो कभी नहीं गई थी। शी डिसाइडेड टू लर्न टू रीड एंड वर्कड हार्ड अंटिल शी सक्सीडेड। उन्होंने फैसला लिया कि मैं पढ़ना लिखना सीखूंगी, एंड उसके बाद उन्होंने वो चीज़ करके दिखाई अपने हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन के चलते। एंड जो हमारा पॉइंट है इमोशनल, तो इमोशनल भी दादी थी। शी वॉज डीपली इमोशनल एंड कनेक्टेड विद द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे। काशी यात्रे की स्टोरी से वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती थी, उसके इमोशंस से। शी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड ग्रैटिट्यूड टू हर ग्रैंड डॉटर बाय टचिंग हर फीट। उनके इमोशंस हमको तब भी दिखते हैं जब वो अपनी पोती के पैर छूती हैं। शोइंग हर डीप रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन, अपना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन, जो बहुत अच्छे पॉजिटिव इमोशंस हैं, वो दिखाते हुए दादी पैर भी छूती हैं। तो हमको पता चलता है पॉजिटिव ट्रेट्स तो दादी में थे। एंड जैसा कि हमने डिस्कस किया, सेल्फिश और मीन तो दादी कहीं से कहीं तक नहीं थी। डू नॉट अप्लाई टू हर, उन पे अप्लाई ही नहीं होते हैं ये नेगेटिव बातें, बिकॉज शी वॉज केयरिंग, रिस्पेक्टफुल एंड ईगर टू लर्न रादर दैन थिंकिंग ओनली अबाउट हर सेल्फ। वो बहुत अच्छी इंसान थी, तो ये बुरे वर्ड्स उन पे अप्लाई ही नहीं होते हैं। वो बहुत केयरिंग थी, सबका ध्यान रखती थी एंड रिस्पेक्टफुल भी थी एंड बहुत ज़्यादा मेहनत भी करती थी एंड ईगर थी टू लर्न। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गुड फिक्शंस जॉब इज टू कंफर्ट द डिस्टर्ब्ड एंड डिस्टर्ब द कंफर्टेबल। काफ़ी सेंटेंस अलग सा है, क्या मतलब है इसका?
फिक्शन, एक अच्छा फिक्शन, फिक्शन मतलब मनगढ़ंत कहानी होती है फिक्शन का मतलब, एंड उसका काम क्या है, उसकी जॉब क्या है, टू कंफर्ट द डिस्टर्ब्ड। जो इंसान अंदर से डिस्टर्ब्ड फील कर रहा है, अच्छा फील नहीं कर रहा, उसको एक कंफर्ट प्रोवाइड करना। जैसे कि अगर आप को अच्छा फील नहीं हो रहा तो जनरली क्या करते हैं, हम कुछ शो लगा देते हैं, कुछ टीवी सीरीज लगा देते हैं, कुछ कॉमेडी टाइप का लगा देते हैं, जिससे कि हम थोड़ा रिलैक्स हो जाए, हमारा माइंड थोड़ा स्विच ऑफ कर दें हम और कंफर्टेबल फील करें। एंड डिस्टर्ब द कंफर्टेबल। और उल्टा रोल भी होता है फिक्शन का, कि जो इंसान बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है लाइफ में, उसको हल्का सा डिस्टर्ब भी कर दे। डिस्टर्ब करना मतलब इट इज़ नॉट इन अ बैड वे, बल्कि ऐसा कि मतलब उसको थिंक करने पे मजबूर कर दे, थोड़ा उसका दिमाग चलना चालू हो। आंसर में हम देखते हैं डीपली और कैसे ये रिलेट करता है। पूछ रहे हैं हाउ डज दिस अप्लाई टू द ग्रैंड मदर आफ्टर शी हैड फिनिश्ड रीडिंग काशी यात्री। अब ये बात कि जो इंसान कंफर्टेबल है उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दे, और जो डिस्टर्ब्ड है उसको थोड़ा कंफर्टेबल कर दे, कैसे कोई कहानी ये चीज़ करती है। एक्सप्लेन विद अ रीज़न, एक रीज़न के साथ आप बताइए। तो हम देखते हैं कि कहानी में क्या हुआ था। दिस कोट अप्लाइज टू द ग्रैंड मदर बिकॉज बिफोर लर्निंग टू रीड शी फेल्ट डिस्टर्ब्ड। जब दादी पढ़ना नहीं सीख पाई थी, उनको पढ़ना नहीं आता था, तब वो क्या फील कर रही थी, डिस्टर्ब्ड एंड हेल्पलेस। एज शी वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट, उनको रियलाइज होता है कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं तो डिपेंडेंट हूँ लोगों पे, क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता है, ऑन अदर्स टू रीड स्टोरीज फॉर हर। हाउएवर रीडिंग काशी यात्री मेड हर रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। जब उन्होंने काशी यात्री, जो कि अगेन हमारी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग फिक्शन है, नॉवेल है, मेड हर रियलाइज, उसने उनको रियलाइज कराया द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। वर्ड का मतलब सेम ही होता है, इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट मतलब खुद पर निर्भर या फिर आत्मनिर्भर। The story of an old woman's struggle to go to Kashi inspired her to take control of her own life and become literate again। ठीक है, तो जो कहानी उनने पढ़ी, जो फिक्शन उनने पढ़ा, उससे उनको क्या रियलाइज हुआ, वो अपने कंफर्ट से बाहर निकली, कंफर्ट से हल्का सा वो डिस्टर्ब हुई कि मुझे पढ़ना लिखना सीखना है, एंड उसके बाद उन्होंने लिटरेट बनने का, पढ़ा लिखा एजुकेटेड बनने का डिसीजन लिया, एंड बहुत मेहनत से एजुकेटेड बनी। जब वो पढ़ना सीख गई और अब वो कहानी खुद से पढ़ सकती हैं, तो अब उनको कंफर्ट भी सेम कहानी ने दिया। जो फिक्शन ने उनको अनकंफर्टेबल किया था, उसी ने वापस से उनको कंफर्ट दिया जब वो पढ़ना सीख गई थी। इन हर न्यू एबिलिटी टू रीड, proving that fiction can challenge and transform people's lives by making them reflect on their own situation। and इससे हमको प्रूव होता है कि जो फिक्शन है, जो मनगढ़ंत कहानियाँ, स्टोरीज हम पढ़ते हैं, वो हमको खुद को सोचने पे मजबूर कर देती हैं, एंड हमको एक अनकम्फर्ट भी देती हैं, लेकिन जब हम उनको पढ़ते हैं तो एक सेंस ऑफ कंफर्ट भी मिलता है हमको। जैसे बोलते हैं ना कि खुद की लाइफ से बाहर निकल के हम किसी और की लाइफ में चले जाते हैं स्टोरीज पढ़ते टाइम, ठीक है। तो दैट गिव्स देम कंफर्ट एंड बाय मेकिंग देम रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन सिचुएशंस। जब हम स्टोरी की कहानी को अपनी खुद की लाइफ से रिलेट करते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें सोचने पर वो स्टोरी मजबूर कर देती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Kashi Yatre was the catalyst in the transformation of the grandmother. Support with an example. एक एग्जाम्पल से हमको बताना है कि जो काशी यात्रा नॉवेल थी वो ग्रैंड मदर को कैसे हेल्प करी। हाउ वॉज इट अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब जो चीज़ किसी प्रोसेस के अंदर रोल प्ले करती है, जैसे कि हमने साइंस में पढ़ा है ना कैटलिस्ट वगैरह, कि कोई चीज़, कोई कंपाउंड था, वो एक नया कंपाउंड बन गया, तो बीच में क्या सब्सटेंस आया, मान लो हीट आई यानी कि आग आई। तो हमारी स्टोरी में भी आग ही एक तरीके से, लिटरल नहीं है बट एक ऐसा मेटाफोरिकल, मतलब एक मन में आग है दादी के, कि वो बिल्कुल डिटर्मिन्ड थी कि मुझे पढ़ना सीखना है।
was the catalyst in the transformation of the grandmother. Support with an example. एक एग्जाम्पल से हमको बताना है कि दादी का जो ट्रांसफॉर्मेशन था ना, कि वो पहले इलिटरेट थी एंड बाद में जाके क्या हो जाता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और वो लिटरेट बन जाती हैं, एजुकेटेड बन जाती हैं. तो उसमें काशी यात्रे ने कैसे रोल प्ले किया. The story काशी यात्रे played a crucial role. Crucial मतलब बहुत ज़्यादा important role in transforming the grandmother. The story was about an old woman who deeply desired to visit काशी. ये बात हमको पता है. काशी यात्रा किस बारे में थी? एक ऐसी लेडी के बारे में जो काशी जाना चाहती थी. But ultimately, मतलब finally choose to help a poor girl to get married instead. मतलब वो काशी जाने के लिए उन्होंने जो पैसे बचाए थे वो एक पुअर लड़की को दे देती हैं एंड खुद काशी नहीं जाती हैं. The grandmother strongly related to the protagonist. प्रोटैगनिस्ट हमने जाना है कि मेन कैरेक्टर स्टोरी का ग्रैंडमदर उस लेडी से बहुत ज़्यादा रिलेट करती थी, मतलब अपनी झलक उस लेडी में देखती थी. एंड शी टू हैड लॉन्ग चेरिश्ड डिज़ायर टू बिकम लिटरेट. उनका भी एक डिज़ायर था कि वो काशी भी जाएं एंड उनका ये भी डिज़ायर था बचपन से, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पाई, कि मैं भी पढ़ना लिखना सीखूं और लिटरेट बन जाऊं. When she realized that she was dependent on others to read Karmveera, it motivated her to take charge of her own learning. फिर एक सिचुएशन आती है कि वो खुद से नहीं पढ़ पाती है मैगजीन और उनकी ग्रैंड डॉटर भी एक बार टाउन में नहीं होती है, विलेज में नहीं होती है उनको पढ़ के सुनाने के लिए. तो तब वो क्या डिसाइड करती हैं कि मैं खुद से सीखूंगी पढ़ना, और ये जो स्टोरी है काशी यात्रे, उसी के कारण जो दादी हैं उनको ये रियलाइजेशन होता है कि मुझे तो ये मैगजीन पढ़नी है, ये बुक पढ़नी है, तो इसलिए मैं पढ़ना सीखूंगी. दिस रियलाइजेशन एक्टेड एज अ कैटलिस्ट. यही रियलाइजेशन जो थी वो एक कैटलिस्ट यानी कि एक कारण बनती है जिससे कि उनको एक पुश मिलता है. हमको काफ़ी बार लाइफ में सिर्फ एक पुश चाहिए होता है कि कोई कुछ चीज़ करने का कोई रीज़न मिल जाए हमको, ठीक है. तो दादी के केस में ये स्टोरी पढ़ना वो रीज़न बन जाता है जो उनको पुश करता है टू लर्न हाउ टू रीड एंड गेन इंडिपेंडेंस, ताकि वो किसी पे निर्भर नहीं रहें और खुद से कहानी पढ़ सकें. आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से. नेक्स्ट है, what message does the story How I Taught My Grandmother hold for the present generation and the elders? इतनी ज़्यादा प्यारी कहानी है How I Taught My Grandmother to Read. तो इससे हमारी जनरेशन को क्या सीख मिलती है, हमारी जनरेशन को एंड एल्डर्स को. तो बहुत सारी सीखें मिलती हैं. आप अपने वर्ड्स में ऑफ कोर्स इसको लिख सकते हैं इमोशंस के साथ. हम देखते हैं क्या एक आंसर हो सकता है इसका, किस तरीके से लिखना है. पावरफुल मैसेज तो ये स्टोरी देती है. तो द स्टोरी कन्वेज अ पावरफुल मैसेज फॉर बोथ द प्रेजेंट जनरेशन एंड एल्डर्स. जो अभी की जनरेशन है एंड जो ओल्ड पीपल हैं, एल्डर्स हैं, सबके लिए इसमें जो है वो सीख है. फॉर यंगर जनरेशन क्या सीख है? इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस, रिस्पेक्ट एंड रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरिंग अदर्स. बताते हैं हमको पेशेंस, जो बहुत कमी है आजकल की जनरेशन में. हमको लगता है कि सब कुछ जल्दी हो जाए, अभी कल हम बड़े हो जाएं, परसों हमारी बिजनेस चालू कर लें, हम कुछ भी बड़ा हो जाए, एंड मतलब वेट नहीं करना आता हमको, है ना. आजकल हमारा अटेंशन स्पैन भी काफ़ी कम हो गया है व्हेन वी स्क्रॉल रील्स एंड एवरीथिंग. तो वो हमको पेशेंस का एक लेसन सिखाता है ये चैप्टर, कि धीरे धीरे होती हैं चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें हैं ना उनमें टाइम लगता है. रिस्पेक्ट हमको सबकी करनी चाहिए एंड दैट द रोल ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू एम्पावर अदर्स. सबको एम्पावर करने के लिए हमारे लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. The granddaughter, despite being young, becomes her grandmother's teacher. Even though granddaughter छोटी सी बच्ची होती हैं, वो अपनी दादी की टीचर बन जाती हैं. Showing that the knowledge should be shared selflessly. बिल्कुल सेल्फलेस होके नॉलेज शेयर करनी चाहिए, ठीक है. मतलब एग्ज़ाम पेपर में नहीं करनी चाहिए, वो चीटिंग कहलाती है. बट उसके अलावा आपको सेल्फलेसली नॉलेज शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है. For elders, the story provides that learning has no age limit.
किसी भी एज में हम कुछ भी सीख सकते हैं, ये स्टोरी हमको वो सिखाती है। The grandmother's determination to read emphasizes that one can pursue knowledge at any stage of life. कोई भी स्टेज है लाइफ की, हम जो चाहे वो तब सीख सकते हैं। Overall, the story promotes education, self-reliance and importance of इंटरजनरेशनल लर्निंग। हमें दूसरी जनरेशन से भी सीखना चाहिए, उनको भी जो चीज़ें सिखा सकते हैं सिखानी चाहिए, एंड इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, लिटरेट बनना चाहिए। ये स्टोरी से हमको ये सारी सीखें मिलती हैं। नेक्स्ट है, ग्रैंड मदर कम्स अक्रॉस अ पोस्ट ऑनलाइन, डोंट लेट एज बी अ कंसर्न, लिव योर ड्रीम। As grandmother, write a short paragraph expressing your heartfelt emotion on your achievement. अब एक मिनट के लिए सोचो कि आप ग्रैंड मदर हो, ठीक है, जो स्टोरी में ग्रैंड मदर थी आप वो हो। अब आपको उनके पर्सपेक्टिव से लिखना है इस बारे में, किस बारे में, कि आपने पढ़ा कि डोंट लेट एज बी अ कंसर्न, ठीक है, अपनी लाइफ को फुल्ली जियो, आप किसी भी एज पे हो एंड आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हो। तो अब इमोशनली लिखना है, आई टेंस में, मतलब आई के वे में, फर्स्ट पर्सन में ये सेंटेंस हमको, ये पैराग्राफ लिखना है। तो क्या लिखा है हमने, आई वंस बिलीव दैट लर्निंग वॉज ओनली फॉर द यंग, बट टुडे आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ रॉन्ग। मैंने खुद को गलत प्रूव कर दिया, ये प्रूफ करके कि लर्निंग किसी भी एज पे हो सकती है। पहले मैं मानती थी कि छोटे बच्चे चीज़ें सीखते हैं, बट अब मैं मानती हूँ कोई भी एज पे कोई भी कुछ भी सीख सकता है। डिस्पाइट माई एज आई टुक द बोल्ड स्टेप टू लर्न हाउ टू रीड। मेरी एज के बावजूद मैंने पढ़ना सीखा। The journey was not easy, but my determination made my granddaughter's support helped me in succeeding. Now I can read my favorite magazine Karmveera without depending on anyone. अब मैं किसी पे भी डिपेंड हुए बिना जो मैगजीन मुझे पसंद है कर्मवीरा, वो मैं पढ़ सकती हूँ और मैंने अपना जो गोल है वो अचीव करा। ये हमको सीख मिलती है एंड दैट इज़ व्हाट शी इज़ एक्सप्लेनिंग विथ हर इमोशंस। हमको उनकी जगह पे अपने आप को रख के ये वाला जो आंसर है वो आंसर करना था। ठीक है, तो इतना हमको समझ में आ गया। आगे और ज़्यादा इमोशंस के साथ लिखते हैं थोड़ा सा कि द जॉय ऑफ होल्डिंग अ बुक एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स वर्ड्स इज बियॉन्ड वर्ड्स। लर्निंग हैज़ गिवन मी द कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस एंड आई ट्रूली बिलीव दैट एज शुड नेवर स्टॉप एनीवन फ्रॉम चेजिंग द ड्रीम्स। तो पहले दादी बताती हैं, दादी बन के हमको ये लिखना है कि उनके इमोशंस में जाके कि हमने सीख लिया खुद से, तो अब दूसरों को भी मोटिवेट करना है कि आप लोग भी कभी भी अपनी जो ड्रीम्स हैं उनको चेज करना स्टॉप मत करना, अपने ड्रीम्स के पीछे भागो एंड यू विल डेफिनेटली अचीव देम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Here are some direct quotations from the story. हमको आइडेंटिफाई करना है इन स्टोरी का जो स्पीकर है वो कौन है एंड राइट what each quotation suggests about the speaker. You can use the adjectives given in the box and also may add your own. ठीक है, तो यहाँ बॉक्स में हमको कुछ adjectives दिए हैं। ओके, ये हमारे एडजेक्टिव्स को हमको फिल करना है आगे जो सेंटेंसेस हमको दिए गए हैं उसमें। तो क्या बोल रहे हैं सबसे पहले, आवा इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है वो किसने बोला था, हमारी जो ऑथर है सुधा मूर्ति जी ने, उन्होंने ये सेंटेंस अपनी दादी को बोला था। तो किसने बोला था, द ऑथर। ठीक है, एंड इसमें उनका फीलिंग क्या था, उनका इमोशन क्या था, कंसर्न्ड, कि वो बहुत कंसर्न थी दादी के लिए कि दादी ठीक तो हो ना, आप सब ठीक है ना। देन at times I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. ये दादी ये बात बोलती हैं ऑथर को, एंड उसमें उनका इमोशन क्या है, डिटर्मिन्ड, कंसर्न्ड एंड डिलिजेंट। वो डिटर्मिन्ड थी कि मैं तो चलो नहीं सीख पाई, पर मैं अपने बच्चों को और ग्रैंड चिल्ड्रन को बहुत अच्छी एजुकेशन दूंगी। नेक्स्ट है अवा, डोंट क्राई, व्हाट्स द मैटर। द अवा बोलते हैं कन्नड़ा लैंग्वेज में मदर को, एंड ऑथर ये बात बोलती हैं कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप, व्हाट्स द मैटर, क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। तो इसमें क्या टोन है, कंसोलिंग है कि रो मत। कंसोल करना मतलब किसी को ऐसे सद्भाव, मतलब ऐसे चुप कराना कि लाइक आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, एंड कंसर्न्ड, साथ साथ में वो कंसर्न भी थी कि रो रही हैं दादी।
Then we are well off, but what use is money when I cannot be independent? दादी ये बात कहती हैं कि क्या मतलब हुआ इतने सारे पैसों का, हम वेल ऑफ रह रहे हैं अगर मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हूँ। तो इसमें उनका जो भावना है, इमोशन है, दैट इज़ हेल्पलेसनेस एंड वाइज। देखो हेल्पलेसनेस इसलिए क्योंकि वो बता रही हैं कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, एंड वाइज इसलिए कि उनको समझ में आ रहा है, वाइज मतलब इंटेलिजेंट, कि उनको समझ में आ रहा है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इंडिपेंडेंस फाइनेंशियली के अलावा और भी फेज में होती है इंडिपेंडेंस, जैसे कि पढ़ाई लिखाई खुद से करना आना भी मुझे इंडिपेंडेंट बनाएगा। नेक्स्ट इज आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। दादी बोलती हैं मैं अपनी डेडलाइन रखती हूँ सरस्वती पूजा का दिन। तो दादी ने कहा ये सेंटेंस, एंड उनका इसमें इमोशन है डिटर्मिन्ड, कि वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड है कि तब तक मैं पढ़ना सीख ही लूँगी। ओके, फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। अगर आप कोई अच्छे काम के लिए, गुड कॉज के लिए डिटर्मिन्ड हो तो आप कोई भी आपके रास्ते में बाधा आती है, ऑब्स्टिकल आता है, आप उसको ओवरकम कर जाओगे। तो ये किसने कहा था? अगेन दादी ने कहा था, द ग्रैंड मदर। ओके, और इसमें उनका इमोशन क्या है? एंथुजियास्टिक है, वो बहुत पॉजिटिव है एंड एनकरेजिंग है, मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा देना, एनकरेजिंग है। एंड I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter. Again दादी बोलती है ये सेंटेंस, the grandmother speaks this, and वो क्या बोल रही हैं कि मैं अपनी ग्रैंड के पैर नहीं छू रही हूँ, अपनी टीचर के पैर छू रही हूँ। तो इसमें उनका हम्बल नेचर रियलाइज होता है कि वो हम्बल हैं, काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं, कि वो अपनी ग्रैंड के पैर छू रही हैं, अपनी पोती के पैर छू रही हैं, एंड उस बात की उनको कोई शर्म नहीं है, वो बहुत हम्बल हैं, ठीक है, डाउन टू अर्थ हैं। तो नेक्स्ट आगे हम लिसनिंग टास्क को देखते हैं। इसमें बेसिकली ये जो पैराग्राफ है, ये पेज है, मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगी फास्ट, एंड यू हैव टू लिसन टू इट केयरफुली, एकदम ध्यान से, एंड फिर इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो व्हाट इज रिटन? One day our teacher announced that there was a surprise awaiting for us the next day. When we were asked to get whatever little pocket money we could, the next day our teacher said, today is Grandparents' Day and you will be meeting many grandparents who do not live with their families. Yes, we are going to go in a old age home. On the way, we bought a nice big cake, chart paper and balloons. We entered the old big building. Later, we were taken into a hall and we were allowed to decorate it. We blew balloons and hung them all around the hall. We cut out chart paper, wrote codes, drew pictures and stuck them on the wall. Then came in all grey-haired sweethearts, some alone, some couples, some in groups, as they settled down. And it was time to welcome them. Robert, who was a good speaker, greeted them and told them that we had come along to make their day a little special. We gathered in front and started singing songs for them. Most of the people were single grandparents whose spouses had expired. The other few were couples. Many of them were smiling and singing along too. But there were few who sat without any expression. While some of us sang, the others sat beside them and spoke to them. Two of us cut the cake into several pieces to be distributed. We were informed by the caretaker that there were diabetic people amongst them, that they couldn't have sweets. He said that they could have fruit instead. The non-diabetics and fruit to those who were diabetic. Many of them were missed their grandchildren. One of them told me that her son was in the US and he found it difficult to look after her, and that's why he had let her in this home. While returning home, we realized that our grandparents are lonely and insecure. They spend their second childhood in old age homes. Most of those living in old age homes do not complain. This is left us to decide how happy the old age can be. Their old age can be. We do not need any special day to make them feel their worth. If you have never told them how much you love them, say it before it is too late. तो ये हमारा एक्सर्प्ट था, मैंने काफ़ी फास्ट इसको आपको पढ़ के सुनाया है, एंड इस पूरी एक्सरसाइज का पॉइंट ये है कि आपने जो सुना वो कितना ध्यान से सुना, एंड अब आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हो या नहीं। इसको आपको पढ़ना नहीं है खुद से, मैंने जो पढ़ा है वो आपको सुनना है, एंड
आई होप आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से सुना होगा। नाउ हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, बट मैं कहना चाहूँगी कि ये वाले क्वेश्चंस और ये वाली एक्सरसाइज के आंसर्स आप खुद से ज़रूर ट्राई करिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना जो आंसर है इसके लिए वो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि दैट इज़ द एंटायर पॉइंट। ठीक है, तो मैं कमेंट सेक्शन में देखूँगी आपके आंसर्स क्या हैं इन क्वेश्चंस को लेके, एंड आपने जो सुना अभी अभी उसके बेसिस पे इसको आंसर आपको करना है। Based on your listening of the story, complete the boxes given below. आपको 4 चीज़ें बतानी हैं कि what did the children do for the old people. अगर आपने ध्यान से सुना जो मैंने पढ़ा, जब मैंने पढ़ा पूरा का पूरा पैराग्राफ पेज, तो अब आपको बताना है 4 चीज़ें कि जो बच्चे हैं उन्होंने ओल्ड लोगों के लिए क्या क्या किया ओल्ड एज होम में जाके। तो मैं वेट कर रही हूँ, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिखिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, आंसर लिखो एंड देन आगे का देखना। तो फर्स्ट चीज़ क्या करी, दे डेकोरेटेड द हॉल, वो गए ओल्ड एज होम में और हॉल को डेकोरेट किया। नेक्स्ट, दे सैंग सॉन्ग्स फॉर देम, ओल्ड लोगों के लिए जो बच्चे हैं उन्होंने गाने गाए। डिस्ट्रीब्यूटेड केक टू देम, उन सारे ओल्ड लोगों को उनने केक खिलाया एंड उन लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे उनके लिए काम किए, बलून सजाए, हॉल को सजाया एंड बहुत उनको अच्छा फील कराया। उसमें से एक बच्चा जो अच्छे से बोलता था, आप वो भी लिख सकते हैं कि उन्होंने उन ग्रैंड पेरेंट्स के लिए स्पीच भी दी और बोला भी। ठीक है, तो ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत अच्छा फील कराया। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फीलिंग्स की बात हो रही है, तो 3 फीलिंग्स बतानी है ऑफ द ओल्ड पीपल एज एक्सप्रेस्ड इन द स्टोरी। स्टोरी में जो कही गई 3 फीलिंग्स हैं वो हमको बतानी है। तो पहली फीलिंग है लोनलीनेस। जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको उनके बच्चों ने एक ओल्ड एज होम में रख दिया अपने से दूर, तो वो बहुत ज़्यादा लोनली, अकेला फील करते हैं। देन एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्यों? क्योंकि जो स्कूल के बच्चे हैं वो उनके साथ ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाने आए हैं, उनको स्पेशल फील करा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए इस बात से। एंड इनसिक्योरिटी, उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी भी है कि उनके जो बच्चे हैं उन्होंने उनको एक ओल्ड एज होम में डाल दिया, तो वो काफ़ी ऐसा फील करते हैं कि उनको अच्छा फील नहीं होता है। कि कोई अपने घर में होता है ना तो वो बहुत सिक्योर फील करता है, लेकिन उनको उनके घर से उनके बच्चों ने हटा दिया, ओल्ड एज होम में डाल दिया, तो दे फील वेरी वेरी इनसिक्योर। आगे देखते हैं, वी कैन मेक आवर ग्रैंड पेरेंट्स हैप्पी बाय, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को खुश कैसे कर सकते हैं। इन सब के आंसर्स आपको खुद से लिखने हैं। ठीक है, मैं सिर्फ अपने ओपिनियंस बता रही हूँ, अपने आंसर्स बता रही हूँ, बट आपके आंसर्स इससे अलग हो सकते हैं एंड वो भी सही होंगे, क्योंकि ये सारे आंसर्स फीलिंग्स के बेसिस पे हैं एंड फीलिंग्स जो भी हैं आपकी दैट इज़ करेक्ट। ओके, तो आप अपने आंसर कॉमेंट्स में लिखिएगा। We can make our grandparents happy by spending time with them. Grandparents बड़े सिंपल होते हैं, उनके साथ आप टाइम बिताएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। We can avoid constructing more and more old age homes by arranging for our elders to live happy life with us. हम उनको घर से बाहर नहीं निकालें, ग्रैंड पेरेंट्स को उनको ओल्ड एज होम्स में नहीं डालेंगे अगर, तो ओल्ड एज होम्स की संख्या ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। नाउ वी हैव अ राइटिंग टास्क। अब क्या करना है, इमेजिन करना है अगेन। ठीक है, दैट यू आर अ ग्रैंड मदर, यू आर द ग्रैंड मदर। इस कहानी में जो ग्रैंड मदर थी, इमेजिन करो कि आप वो हो। हाउ वुड यू फील इफ योर ग्रैंड डॉटर गेव यू द नॉवल काशी यात्रे? राइट योर फीलिंग्स इन अ डायरी। अपनी डायरी में अपनी फीलिंग्स बयान करिए। To make your diary entry interesting, read the following information about what is a diary entry. Okay? हमको पता है डायरी एंट्री क्या होती है, डायरी के अंदर लिखना। ओके, इट इज़ प्योरली पर्सनल, एक पर्सनल चीज़ होती है, एक पर्सनल पीस ऑफ राइटिंग होता है जो किसी और के लिए नहीं होती, हमारे खुद के लिए होती है। The writer expresses her thoughts and feelings. Reactions to incidents are generally poured out in a diary. Hence, expressions that are emotionally charged are used. For example, when you are happy about something, you could start. Now, ये डायरी एंट्री लिखी गई है on 8th July, Wednesday at 8 PM. जनरली डायरी एंट्री जो है वो रात में की जाती है एंड
स्टार्ट कैसे करते डायरी एंट्री को? डियर डायरी, ठीक है। क्या कहती हैं ग्रैंड मदर? हमको ग्रैंड मदर के इमोशंस में जाके इसको लिखना है। Oh, I can't thank Sudha enough. How thoughtful of her to gift me काशी यात्रे. कितनी अच्छी बात है, सुधा ने मुझे काशी यात्रे की नॉवल गिफ्ट करी. I am thrilled to finally own a copy of this lovely novel by Triveni and especially now that I am able to read. जब मैं अब पढ़ सकती हूँ, मैं कितनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती कि त्रिवेणी जी के द्वारा लिखी गई ये नॉवल मेरे पास अब है. Okay, it will be such a pleasure now reading the story on my own at my own free will. अब मैं खुद से पढ़ सकती हूँ इस कहानी को जब मैं चाहूँ. Neither will I have to wait for Wednesdays anymore, nor will I have to be dependent upon Sudha. ना मुझे Wednesday को नई कॉपी मैगजीन की आने का वेट करना पड़ेगा, ना मुझे सुधा के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा. Thank you so much Sudha for the novel and now and also for the gift for the ability to read. Thank you so much सुधा कि तुमने मुझे पढ़ना भी सिखाया और मुझे नॉवल भी गिफ्ट करी. तो दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल डायरी एंट्री जो कि ग्रैंड मदर ने लिखी है. नेक्स्ट देखते हैं. While the country has made significant progress in improving adult literacy over the years, it continues to be a home to 313 million illiterate people. 59% of them are women. जो लोग नहीं पढ़ लिख सकते उसमें से 59% are women. The story How I Taught My Grandmother to Read showcases a young girl helping her unlettered grandmother grow self-sufficient. The story is also a subtle eye-opener for the youth that if they realize their moral obligation, they can take the country to greater heights. Youth की responsibility है कि वो देश को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएं और सबको पढ़ना लिखना भी सिखाएं. तो नाउ अपने थॉट्स इस चीज़ के बारे में हमको लिखने हैं. पेन डाउन योर थॉट्स इन अ ब्लॉग on how the youth brigade of the nation can help alleviate adult literacy. मतलब adult illiteracy को हटाने में देश का यूथ कैसे अपना रोल प्ले कर सकता है. तो आप इस तरीके से अपनी ब्लॉग पोस्ट को बिगिन कर सकते हैं. लिखा है, और ब्लॉग क्या होता है? एक शॉर्ट सा फॉर्म ऑफ वेबलॉग होता है. इंटरनेट के ऊपर ब्लॉग होते हैं जिसमें आप अपने थॉट्स और इमोशंस वहाँ पे लिख सकते हो. ओके तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आप अपने मन से इसको लिख सकते हैं. मैं बहुत एनकरेज करूँगी आपको कि आपके जो इस टॉपिक पे थॉट्स हैं आप उस हिसाब से लिखिए. बट हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं. तो हाउ यूथ कैन हेल्प एलिवेट अडल्ट इलिटरेसी. India is considered one of the potential superpowers of the world, but the issue of adult illiteracy still holds back its progress. Adult illiteracy एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इंडिया का प्रोग्रेस रोक रही है. Even though our country has made great strides in education, over 313 million people remain illiterate and women make up 59% of this number. पहले प्रॉब्लम बता रहे हैं कि illiterate रह गए इतने सारे लोग और उसमें से 59% women हैं. The story How I Taught My Grandmother to Read teaches us that education is a powerful tool for independence. Education एक बहुत powerful tool है ताकि हम आत्मनिर्भर बन पाएं. तो ये हमको इस कहानी से सीख मिलती है. The young narrator took the responsibility for educating her grandmother, provoking that a small effort can make a big difference. एक छोटा सा effort भी एक बहुत बड़ा change ला सकता है. ये कहानी हमको बताती है जैसे कि दादी को पढ़ना सिखाया उनकी पोती ने. The youth of India must follow this example to eradicate illiteracy from the society. जो यूथ है हमारे देश का उसको इस स्टोरी को एक एग्जाम्पल की तरह लेना चाहिए, एक प्रेरणा की तरह लेना चाहिए एंड हेल्प करना चाहिए अपनी लाइफ में जो अडल्ट्स हैं और जो लोग इलिटरेट हैं उनको पढ़ना लिखना सिखाना चाहिए. ओके एंड इसमें वेज बताए हैं यूथ के कंट्रीब्यूशन के क्या क्या हो सकते हैं. अपने फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करना, ठीक है. यंग पीपल कैन स्टार्ट बाय टीचिंग देयर ओन ग्रैंड पेरेंट्स और घर के बाहर के भी लोगों को, हाउस हेल्प को पढ़ना लिखना सिखाना. ऑर्गेनाइज कम्युनिटी क्लासेस, कम्युनिटी में क्लासेस अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में आप लोगों को पढ़ना सिखा सकते हैं. अगर वीक में आप एक बार भी करते हैं तो नॉलेज बांटने से बढ़ती है एंड लोगों तक भी लिटरेसी पहुंचेगी, प्लस आपका भी एक रिविजन टाइप का हो जाएगा आपकी चीज़ों का, आपकी पढ़ाई का.
देन यू कैन यूज़ टेक्नोलॉजी फॉर लर्निंग। टेक्नोलॉजी से हम बहुत ज़्यादा लर्निंग को पहुंचा सकते हैं, फ्री एजुकेशन आप पहुंचा सकते हैं थ्रू क्रिएटिंग वीडियोस या फिर ब्लॉग पोस्ट्स या फिर अलग अलग वेज में जूम चैट के थ्रू आप लोगों को सिखा सकते हैं बाय स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, एवरीथिंग। एंड एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग अडल्ट्स, हमको हमारे आसपास जो अडल्ट्स हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए कि एज लिमिट कोई नहीं होती पढ़ने लिखने की, यू कैन लर्न एट एनी एज। एंड वॉल्टियर इन लिटरेसी मिशंस, लिटरेसी मिशंस चलाती रहती है गवर्नमेंट भी और भी NGOs, तो हमको उनमें हेल्प करनी चाहिए टू इम्प्रूव अडल्ट लिटरेसी थ्रू ऑल ऑफ दीज इनिशिएटिव्स। एंड कंक्लूजन है कि हम अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो देश ओवरऑल ग्रो करेगा। एंड फॉर टीचिंग एवरीवन, इवन एन इलिटरेट अडल्ट, तो इंडिया विल मूव वन स्टेप क्लोजर टू बिकम अ फुल्ली लिटरेट नेशन एंड हम एक मोर एजुकेटेड फ्यूचर की तरफ जा पाएंगे। तो दिस वॉज द कंक्लूजन ऑफ हमारे क्वेश्चन आंसर्स दैट वर इन द चैप्टर। इसमें अगेन मैं कहूँगी बहुत स्ट्रांगली कि अपने व्यूज़ और ओपिनियंस आप डेवलप करिए एंड अपने वर्ड्स में आंसर्स को फ्रेम करने का बिल्कुल ट्राई करिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे अपने थॉट्स और ओपिनियंस। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड MCQs करेंगे। आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैग्नेट ब्रेन्स बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है इन फॉर फ्री एंड यू कैन एक्सेस दैट ऑन द यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया एज वेल एज द वेबसाइट। यहाँ पे आपको सारे के सारे क्लासेस के सारे चैप्टर्स के सब कंटेंट फ्री में मिल जाएंगे इन सीक्वेंस। तो गो चेक दैट आउट एट www.magnetbrains.com. I'll see you guys in the next video. Until then, keep learning. Bye bye.